सोचिए, किसी को न्याय के लिए 53 साल तक इंतजार करना पड़े। ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है। भारत में एक इंसान के लिए यही उनकी जिंदगी की सच्चाई थी। उनकी कहानी हमारे देश की न्याय व्यवस्था के एक बहुत गहरे संकट को सामने लाती है। ये कहानी है सोपान गायकवाड़ की, जो दशकों तक चली। 1968 में उन्होंने जमीन का एक टुकड़ा खरीदा, लेकिन उसमें एक पेच था। तो न्याय पाने के लिए वो अदालत गए। 14 साल बाद 1982 में जाकर निचली अदालत ने उनके हक में फैसला सुनाया। पर लड़ाई अभी खत्म कहाँ हुई थी। 1988 में मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंच गया और फिर बस इंतजार। 1-2 साल नहीं, पूरे 27 साल का लंबा इंतजार। 2015 में हाईकोर्ट ने उनका केस ही खारिज कर दिया। अब आखिरी उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट, जहां 2021 में सुनवाई की तारीख मिली। इस पूरी लड़ाई के शुरू होने के ठीक 53 साल बाद। और उस दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार उनका मामला सुनवाई के लिए उठाया, तो अदालत को एक दिल तोड़ देने वाली खबर मिली। सोपान गायकवाड़ अब इस दुनिया में नहीं थे। 53 साल का इंतजार और आखिर में न्याय मिलने से पहले ही उनकी जिंदगी खत्म हो गई। और पता है सबसे दुख की बात क्या है? गायकवाड़ की कहानी कोई अकेली नहीं है। ये तो एक बहुत बड़ी और गहरी समस्या का सिर्फ एक चेहरा है। आज हमारे देश की अदालतों में 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है। जी हां, 5 करोड़। और ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि यकीन करना मुश्किल है। एक अनुमान के मुताबिक अगर आज से कोई भी नया केस फाइल ना हो, तो भी मौजूदा केस को खत्म करने में 300 साल लग जाएंगे। इसे दोबारा सुनना जरूरी है, 300 साल। लेकिन इस देरी की कीमत सिर्फ इंसानी जिंदगी तो नहीं है ना, इसकी एक बहुत बड़ी आर्थिक कीमत भी चुकानी पड़ती है। तो सवाल यह है कि एक धीमी न्याय व्यवस्था देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर ब्रेक कैसे लगाती है। चलिए 1 मिनट के लिए सोचते हैं कि आप एक बिजनेस ओनर हैं। आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को नौकरी देना चाहते हैं, पर आपको हर पल ये डर लगा रहता है कि अगर किसी ने धोखा दिया तो अदालत से इंसाफ मिलने में सालों लग जाएंगे। तो आप क्या करेंगे? जाहिर है, आप बड़ा रिस्क लेने से बचेंगे। इसी को अर्थशास्त्री कहते हैं लो ट्रस्ट इकोनॉमी, यानी कम विश्वास वाली अर्थव्यवस्था। और हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसका एक जीता जागता उदाहरण है। तो बिजनेस ओनर्स अपने मैनेजरों पर भरोसा करने से क्यों डरते हैं? जवाब सीधा है, उन्हें अदालतों पर भरोसा नहीं है। अगर कोई मैनेजर चोरी करता है तो न्याय का इंतजार एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया बन जाता है। नतीजा, ज्यादातर कंपनियां परिवार के लोग ही चलाते हैं। और रिसर्च बताती है कि ऐसी कंपनियों का विकास प्रॉफिट या काबिलियत से नहीं, बल्कि इस बात से तय होता है कि परिवार में काम करने वाले पुरुष सदस्य कितने हैं। ये आंकड़े देखिए, फर्क एकदम साफ है। अमेरिका में 40 साल पुराने प्लांट्स में भारत के मुकाबले 7 गुना ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। हमारी कंपनियां बड़ी नहीं हो पा रहे और इसकी जड़ें हमारी कमजोर न्याय व्यवस्था में हैं। तो इस सब का हमारी इकोनॉमी पर कितना बड़ा असर पड़ता है? एक अनुमान है कि हमारी इस टूटी हुई न्याय व्यवस्था की वजह से हर साल हमारी जीडीपी को 10% का नुकसान होता है। जरा सोचिए, अगर हम सिर्फ अपनी अदालतें ठीक कर लें तो हमारी अर्थव्यवस्था 10% बड़ी हो सकती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारा सिस्टम इतना टूटा हुआ क्यों है? इतने सारे केस पेंडिंग क्यों हैं? चलिए, इसके पीछे के असली कारणों को समझते हैं। सबसे बड़ी वजह, जजों की भारी कमी। भारत में हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 जज हैं। अब इसकी तुलना अमेरिका से कीजिए, जहां ये आंकड़ा 150 है, या यूरोप से, जहां 220 है। ये 10 गुने से ही ज्यादा का फर्क है। और बात सिर्फ ये नहीं है कि हमारे पास जजों की पोस्ट्स कम हैं, जो हैं वो भी खाली पड़ी हैं। हाई कोर्ट्स में 1/3 सीटें खाली हैं और लोअर कोर्ट्स में 20%। सोचिए, 5 करोड़ केस पेंडिंग हैं और हमारे कोर्ट्स में कुर्सियां खाली हैं। तो एक सीधा सा सवाल मन में आता है, भाई अगर सीटें खाली हैं तो और जजों की भर्ती कर क्यों नहीं ली जाती? और यहीं पर कहानी एक और मोड़ लेती है। समस्या सिर्फ सीटों की नहीं, बल्कि क्वालिफाइड उम्मीदवारों की भी है। 2019 में दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम हुआ, 2/3 सीटें खाली रह गई। वजह, क्योंकि कैंडिडेट्स मिनिमम पासिंग मार्क्स भी नहीं ला पाए। और ये सिर्फ दिल्ली की बात नहीं है। 2019 में जम्मू और कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट जज की भर्ती के लिए एग्जाम हुआ और एक भी वकील क्वालिफाई नहीं कर पाया। पर शायद सबसे हैरान करने वाला आंकड़ा तमिलनाडु से है। 3,500 वकीलों ने एग्जाम दिया। जानते हैं कितने पास हुए? एक भी नहीं, 0। ये तो थे लोअर कोर्ट्स की बात। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की नियुक्ति का प्रोसेस और भी ज्यादा पेचीदा है।
यहाँ एक कोलिजियम सिस्टम है, मतलब सीनियर जज ही नए जजों के नाम रेकमेंड करते हैं। लेकिन इस पूरे प्रोसेस की कोई टाइम लिमिट नहीं है। एक नाम को मंजूरी मिलने में महीनों, कभी कभी तो सालों लग जाते हैं और सीटें खाली की खाली रह जाती हैं। लेकिन जजों की कमी और भर्ती की दिक्कतों के अलावा एक और बहुत बड़ा कारण है, और सच कहूं तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। हमारे कोर्ट्स पर सबसे ज्यादा बोझ डालने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद सरकार है। आधे से ज्यादा पेंडिंग केस में एक पार्टी सरकार होती है। वीएम सौदागर की कहानी देखिए। वो एक रेलवे टिकट एग्जामिनर थे। 1988 में उन पर सिर्फ 50 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगा। 8 साल बाद उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। मामला एक अदालत से दूसरी अदालत घूमता रहा। इसी बीच 2017 में सौदागर की मौत हो गई। आखिरकार लगभग 37 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेदाग साबित किया। 50 रुपए के एक केस के लिए लगभग 40 साल की कानूनी लड़ाई। ये अविश्वसनीय लगता है। इससे पता चलता है कि हमारी सबसे बड़ी अदालत का फोकस कैसे बदल गया है। सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया था संविधान से जुड़े बड़े और अहम सवालों को सुलझाने के लिए। 1950 के दशक में ऐसे मामले 15% होते थे, और आज सुप्रीम कोर्ट के 99% केस अपील और याचिकाएं हैं, जिनमें चेक बाउंस से लेकर 50 रुपए की रिश्वत तक के मामले शामिल हैं। तो सवाल ये है कि क्या इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता है? क्या इस सिस्टम को ठीक किया जा सकता है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे ज्यादातर मामलों को हाईकोर्ट के लेवल पर ही फाइनल माना जाए, सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए एक बहुत सख्त फिल्टर हो, और छोटे मोटे मामलों में अपील करने पर सरकारी विभागों पर जुर्माना लगाया जाए। असल में लक्ष्य यह है कि सुप्रीम कोर्ट को इन छोटे मामलों से आज़ाद किया जाए, ताकि वो अपने असली काम यानी देश के सबसे ज़रूरी संवैधानिक मुद्दों पर ध्यान दे सके। आखिर में बात घूम फिरकर सोपान गायकवाड़ और वीएम सौदागर जैसे लोगों की कहानियों पर आ जाती है। अगर कहते हैं कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय में देरी न्याय से इनकार है, तो फिर 50 साल की देरी को क्या कहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारी पूरी व्यवस्था पर एक गहरा निशान छोड़ जाता है।